हो गया? लास्ट क्लास में क्या कराया था तुमको? लास्ट क्लास में क्या कराया था? क्या कराया था? अरे वो तो क्रॉप कर देगा, वो हटा देना। लास्ट क्लास में कराया क्या था? करना कहाँ से था? चीन के साथ शांति और संघर्ष। शांति और संघर्ष। इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, है ना? इंडिया चाइना रिलेशंस। चाइना अपने आप में एक बहुत बड़ी कंट्री है, पता है तुमको? बहुत बड़ा देश है यार। इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे ना संघर्ष चल रहा था। जो मेनलैंड चाइना है ना, यहाँ पे जापान से इन्वेजन हो रही थी, उसके बाद रशियन इन्वेजन हो रही थी। तो हो क्या रहा था, यहाँ पे दो पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं बोलेंगे, दो तरह की आइडियोलॉजी, दो तरह की विचारधाराएं आपस में लड़ रही थी। ठीक है? कहाँ पे? चाइना में। उसकी वजह से हो क्या रहा था कि बाहर के लोग चाइना पे अटैक कर रहे थे, जापानीज हो गए, ये वाला ऑलमोस्ट एरिया ये पूरा प्रॉपर कैप्चर कर चुके थे। कौन? जापानी। तभी चीनी जापानी से बहुत चढ़ते हैं, देखने में एक जैसे ही लगते हैं, हालांकि कल्चर थोड़ा इनका डिफरेंट है, बट ये चिढ़ते बहुत ज्यादा है। चाइना का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया गया है, बहुत छेड़ा गया है चाइना को, अच्छा छेड़ा गया है। ये टाइम की सबसे अच्छी, समझ लो आप क्या थी जिसको भर भर के छेड़ा गया है, पूरी दुनिया ने छेड़ा है। तो यार चाइना में दो पार्टीज आपस में एक तरह की आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही थी चाइना के अंदर। ठीक है? तो हुआ क्या कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पहले रूल कर रही थी, वो लोग भाग गए इस वाले आइलैंड पे, ये वाला जिसको आज हम ताइवान बोलते हैं। ठीक है? और एक जो पार्टी थी वो मेनलैंड चाइना में रह गई। उस पार्टी का नाम क्या था? पीपल्स, क्या नाम था? बताओ कोई। चाइना को बोलते क्या है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये बोलते हैं क्या, या कुछ और नाम है? क्या बोलते हैं? अच्छा, उस पार्टी का नाम बताओ जो चाइना पे रूल करती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि चाइना में कम्युनिज्म की शुरुआत होगी, कम्युनिस्ट आ गए चाइना में। ठीक है? कम्युनिस्ट आ गए 1949 में। 1949 में। अब बेटा यहां से शुरू होता है इनका जो भी है सब कुछ। यहां से देखो, इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट होता है और 1949 में बेसिकली चाइना जो है वो अस्तित्व में आता है। जो मेन चाइना है आज के टाइम, जो चाइना को हम लोग देखते हैं 1949 में आता है। ठीक है? इंडिया इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। 1951 में इलेक्शन होते हैं जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू वापस से जीत जाते हैं। ठीक है ना? कांग्रेस पार्टी वापस से सत्ता में आती है। अब यार इनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत प्रॉब्लम्स थी नेहरू जी के सामने। ठीक है? अब वो करें क्या? देश भूखा है, देश को खाना खिलाएं, एग्रीकल्चर पे फोकस करें, या देश में जो लिटरेसी रेट है 15% to 20% के अराउंड था। मतलब हर 100 में से केवल 15 और 20 लोग ही पढ़े लिखे थे। और इंडिया में लिटरेसी का मतलब पता है आपको? साक्षरता का मतलब। इंडिया में साक्षरता का मतलब होता है जो अपना नाम लिख ले और किसी दो भाषाओं को उसको ज्ञान हो, वो पढ़ा लिखा है। सोचो, मतलब ये सोचो 100 में से 15 से 20 लोग नाम अपना लिख पढ़ पाते थे और दो भाषाओं को जिनको ज्ञान था थोड़ा बहुत लिख पढ़ पाते थे। अब नेहरू जी क्या क्या देखे, उनको पता था कि हमारा जो एक पड़ोसी है वो निकम्मा निकल चुका है। किसकी बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ठीक है? उस टाइम दो पाकिस्तान थे ना, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। तो यार इस दो साइड तो हमारे ऐसे पड़ोसी हैं जो हमें खाने को दौड़ रहे हैं, आई मीन क्या ना कर दे उसका बस ना चले। नीचे श्रीलंका है, इसका खुद का कोई बहुत बड़ा अस्तित्व है नहीं कि हमको बचाने आएगा, हमारी कभी हेल्प करेगा, मदद करेगा। ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो आप, ये वाला, ये तब था तिब्बत। क्या था ये? तिब्बत। ये तब चाइना नहीं था, जैसे आज हम यहाँ चाइना लिखते हैं, ये तब पोर्शन पूरा था तिब्बत का। ठीक है? तिब्बत है यहाँ पे। तो हमारा पड़ोसी एक तरीके से चाइना उस टाइम नहीं था। कब? 1947 में चाइना हमारा पड़ोसी नहीं था। हमारा पड़ोसी कौन था? तिब्बत। ठीक है? तिब्बत हमारा पड़ोसी था। नेहरू जी ने सोचा कि यार लाइक अगर हमारे बगल में कोई ऐसा जो बड़ा मेजर कंट्री है, काफी अच्छा है, उससे क्यों ना दोस्ती कर लीजिए। थॉट अच्छा था, दिमाग लाइक उन्होंने सोचा ऐसा कुछ, तो एक फ्रेंडशिप कर ली उन्होंने। किससे?
तिब्बत से चाइना से। मैंने तुमको बताया अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, चाइना में दो तरह के किले के थे, जो कहाँ चले गए, ताइवान में चली गई गवर्नमेंट, और जो यहाँ रह गई। तो जो बंदे ताइवान गए ना, यानी जो पार्टी ताइवान गई, अमेरिका वगैरह यूएसए वगैरह उस पार्टी का सपोर्ट करते थे कि भैया चाइना यही है। यानी सोचो ये छोटू सा ये यहाँ पे ये कह रहा था कि हम इसको लेंगे। नहीं समझे? नहीं समझे यार? ये जो ताइवान है ना, ये ताइवान कह रहा था कि हम है असली चाइना, और कल को हम इस पूरे चाइना पे कब्जा कर लेंगे। मतलब कैसी बचकानी वाली बात हो रही। और इसका सपोर्ट कौन कर रहा था? कौन? पूरा ये लाइक यूके वेस्ट कंट्रीज, बेसिकली जो वेस्टर्न आइडियोलॉजीज थी वो इसके सपोर्ट में थी। बट इंडिया ने सपोर्ट किया किसका? जो पार्टी यहाँ पे थी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसका सपोर्ट किया। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 1954 21 अप्रैल इंडिया में आते हैं चाउ एन लाई। ये प्रेसिडेंट थे कहाँ के? चाइना के। चाउ एन लाई। और इंडिया के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन लोगों के बीच एक एग्रीमेंट होता है। ये दोनों आपस में आते हैं और कहते हैं चलो कुछ एग्रीमेंट वगैरह बनाया जाए। तो 5 तरह के समझौते होते हैं इनके बीच। 5 पॉइंट्स होते हैं जिसपे लोग एग्री कर जाते हैं कि हाँ ये पॉइंट्स होने चाहिए। इसको बोलते हैं पंचशील एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं इसको? पंचशील एग्रीमेंट। नाम सुना पंचशील एग्रीमेंट का? हाँ, पंचशील एग्रीमेंट। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1954। पंचशील एग्रीमेंट होता है। इसके बेसिकली 5 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट कि हम लोग एक दूसरे की संप्रभुता, सोवेरेनिटी, मतलब सोवेरेनिटी का मतलब होता है कि जो आपका देश है, ठीक है, ये जो मतलब जो आप कह रहे हो ना कि हाँ ये मेरा देश इतना है, हम उसको मानेंगे। उसकी अखंडता पे हम सवाल नहीं उठाएंगे कि नहीं 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 ये वाला पार्ट तो किसी और का है, ये किसी और का है। जैसे बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं इंडिया पे कि कुछ पार्ट नेपाल क्लेम कर देता है, कुछ पार्ट पाकिस्तान क्लेम करता है, कश्मीर को जैसे। तो सोवेरेनिटी पे हम लोग बात करेंगे। दूसरा, हम किसी पे क्या नहीं करेंगे? अटैक। एक दूसरे पे हम लोग अटैक नहीं करेंगे। सुन में आ रहा है? तीसरा, आपस में अच्छे से कोलैबोरेट करेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की। वही इससे पहले पॉइंट, इक्वालिटी होनी चाहिए एक दूसरे पे। लाइक कोई किसी को नीचा या ज्यादा ऊंचा बड़ा नहीं समझेगा। चाइना लाइक एक ह्यूज कंट्री थी, बहुत बड़ा मास लैंड था। एक दूसरे को हम बराबर समझेंगे कि हाँ तुम भी बराबर हो, मैं भी बराबर हूँ। लाइक फ्रेंडशिप में क्या होता है? दोस्ती मतलब क्या? बराबर होती है ना, कि हाँ अगर तू गाली दे रहा है तो मैं भी दे सकता हूँ, है ना? अगर तूने कुछ किया तो मैं भी कर सकता हूँ। सेम चीज वही होती है। तो इक्वालिटी का मतलब यहाँ पे वही टोटल मिला के 4-5 पॉइंट्स थे। तो भाई पंचशील एग्रीमेंट हो गया, याद रखना। उसके बाद यहाँ पे पहली बार नारे लगे हिंदी चीनी भाई भाई। अब बताओ भाई रहे हम। समझौता कब हुआ? एग्रीमेंट कब हुआ? 1954 में। 10 साल भी नहीं चला। 1962 में चाइना ने इस एग्रीमेंट को एक तरीके से तोड़ ही दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना तोड़ने का मतलब उसका क्या था। 1959 में, कब? 1959 में क्या होता है? चाइना जो है ना यहां से अटैक करता है कहां पे? तिब्बत पे। कहां पे? तिब्बत पे 1959 में चाइना अटैक कर देता है। चाइना की बेसिकली एक्सपेंशन की पॉलिसी होती है कि अपने आप को फैलाओ, बढ़ाओ। जो कभी हमारा चाइना हुआ करता था हम आज उसको देखेंगे। अगर इस तरीके से अगर आज हम लोग देखें तो फिर तो जो पूरा सेंट्रल एशिया है वहां तक इंडिया था। इंडिया तो पूरा कभी चोला एम्पायर में इंडोनेशिया तक फैला हुआ था। चोला एम्पायर में, चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में कहाँ? अफगानिस्तान तक थे, हिंदू कुश माउंटेन्स तक। तो अगर हम उस एक्सपेंशन पॉलिसी को अपनाएं तब तो ये पूरा ईरान और ये इंडोनेशिया तक सब कुछ हमारा ही होगा। आज के टाइम ये चीज रेलेवेंट नहीं है ना। आज के टाइम हम ऐसा नहीं कह सकते ना भाई मेरे यार आप समझो कि मान के चलो आपके बाप दादा की जमीन यहाँ बहुत थी, पूरा गांव था। आप कहो कि चूंकि मेरे बाप दादा की पूरी जमीन जायदाद थी तो जो जो लोग रह रहे हैं हट जाओ, ये सब मेरा है। पॉसिबल है? जूता निकाल के मारेंगे तुमको, वो भी भिगो भिगो के। ठीक है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है।
बट चाइना इस एक्सपेंशन पॉलिसी को मानता था कि हम एक्सपेंड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, देखो तो 1959 में जब चाइना ने तिब्बत पर अटैक किया, तो जो तिब्बतियंस थे ना, जो तिब्बत के लोग थे, ये यार लोग बौद्ध लोग थे, बहुत ही शांति से रहते हैं। आप लोग कभी वहां गए मॉनेस्ट्री गए हो? देखा, लाल कलर के कपड़े लपेट करके रहते हैं वो, बुद्धम शरणम गच्छामि, गच्छा नहीं बोला भाई, गच्छामि ऐसे करके होता है, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध की शरण में आ जाओ। बेसिकली बुद्ध जो थे वो पीस वगैरह की बात किया करते थे। तो ये लोग बहुत शांति वाले थे। इनके पास थोड़ी सी आर्मी थी, छोटी सी आर्मी थी। अब चाइना के पास तो बहुत बड़ी आर्मी थी। उसने क्या किया, जो तिब्बतियन लोग थे ना, उन्हीं में से एक बंदे ने क्या किया कि तिब्बत की आर्मी के वेपन्स ही खत्म कर दिए। उसका ये था, कई बार देखो क्या होता है ना, जैसे आपको कोई मारने आया, ठीक है, अब आपको मार रहा है, आप अगर तो हाथ कर दो, भाई भाई नहीं, भाई भाई नहीं, भाई 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 नहीं, आपको लगता है कि अगर मैं इसको हाथ उठा के नहीं मारूंगा तो ये मुझको कम मारेगा या छोड़ देगा, ये सोचते हो। नहीं समझ में आया? या कोई तुमको 2 रपट मार रहा है, अब तुम मुझसे कहो नहीं भाई सॉरी 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 गलती हो गई, मैं तेरे को नहीं मारूंगा, तो चांसेस है ना कि आपको छोड़ दे, जिंदा छोड़ दे। और वही 10 गुंडे ने आपको घेर लिया और आप शक्तिमान बन रहे हो, तो क्या हाल करेगा तुम्हारा? बहुत मारेगा। अगर उसको नहीं मारना होगा ना तब भी मारेगा वो, यही काम। तो बेसिकली एक तिब्बतियन ने, बंद कर दो बेटा इसको, एक तिब्बतियन ने क्या किया, खुद के आर्म्स एम्युनिशन खराब कर दिए कि जब हम ही अटैक नहीं करेंगे तो ये लोग हमें छोड़ देंगे। बट वो चीनी थे, चीकी पहुंचाऊं छोड़ने नहीं वाले थे। वो तो अच्छे अच्छे जानवरों को खा जाते हैं, इसको कैसे छोड़ देंगे? तो अटैक किया, इजिली जीत लिया। और तिब्बत में जो रूल करते थे ना, जो पोजीशन है, जैसे इंडिया में अगर कोई रूल कर रहा है तो हम उसको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है। यूके सॉरी सऊदी अरब वगैरह जाओगे तो वहां किंग, प्रिंस, इस तरीके सुल्तान, इस तरीके के नाम है। जो तिब्बत में जो रूल करता है उनको हम बोलते हैं दलाई लामा। क्या बोलते हैं बेटा? दलाई लामा, ठीक है, हम बोलते हैं उनको दलाई लामा। तो अटैक होता है और दलाई लामा जो है वो कहां भाग के चले आते हैं? इंडिया में। दलाई लामा तिब्बत से निकल करके इंडिया में चले आते हैं, ठीक है, इंडिया में। अब इंडिया में एक जगह है, यहाँ पे आपने देखा होगा धर्मशाला, मैक्लोडगंज, हिमाचल प्रदेश में है इस वाली जगह, मैक्लोडगंज धर्मशाला, यहाँ पे। वो यहाँ पे आ गए। अब यार इंडिया का एक वो था कि हम जो है, जो भी हमारे पास आएगा हम उसको शरण देंगे। क्या देंगे? शरण का मतलब होता है कि लाइक सपोज करो कोई बैगर है, वो आपके पास आएगी, भाई खाना खिला दो, तो आप उसको खाना खिलाओगे। अगर वो कह रहा भाई मेरे को बाहर खतरा है, मेरे को अपने घर में आने दो, कुछ दिन के लिए रहने दो, तो हम उसको रहने देंगे। क्योंकि हम अपने लैंड को कुछ ऐसा ही मानते हैं कि हमारा जो लैंड है वो दुनिया को हमेशा से देता आया है। एक टाइम था जब इंडिया की जीडीपी 25% थी पूरे वर्ल्ड की, ठीक है ना। तो यार हमने ये सोचा कि भाई ठीक है आने दो। अब दलाई लामा चले आए। चाइना ने हम पे सीधा इल्जाम लगाया कि आप क्या कर रहे हो, आप हमारे दुश्मनों को क्या दे रहे हो? शरण दे रहे हो, यानी आपने हमारे दुश्मनों को पनाह दे दी है, तो आप हमारे लिए गलत कर रहे हो। समझ में आ रहा है? जस्ट बिल्कुल ऐसा है। मान लो आपके 2 दोस्त हैं, एक ये है, ठीक है, एक ये है, 2 दोस्त हैं। अब ये थर्ड पर्सन है, ठीक है, इसकी आपसे लड़ाई होती है। ये आपका परम मित्र है, मान लो आप इसको मानते हो। ये भाग्य इसके पास गया, इसने इसको अपने घर में या अपने पीछे छुपा लिया, ये लो। तो बताओ आप इसको छोड़ोगे? क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। अरे यार क्या बात कर रहे हो? क्या उसकी अपनी पर्सनल कोई चॉइस नहीं है क्या? उसकी अपनी पर्सनल लाइफ नहीं है? मतलब ये जिसको बोले कि ये तेरा दोस्त है वही इसका दोस्त होगा, और ये बोल दे दुश्मन है तो ये दुश्मन होगा? यार इस बंदे ने इसका कुछ बिगाड़ा है क्या? बिगाड़ा है? तो क्या इसकी खुद की पर्सनल कोई चॉइस नहीं हो सकती है? क्या देख मेरा घर है, अगर वो मेरे पास हाथ जोड़ करके मेरे घर में आया तो मैं इसको आने दूंगा, मैं इसको क्यों भगा दूं? भाई मेरा दुश्मन थोड़ी है ये, इसने तेरे साथ गलत किया है, ठीक है, तू मेरा दोस्त है। तो एक बात बता, मैं ना तेरे साथ गलत कर रही हूं, मैं इसको शरण ही तो दे रही हूं अपने घर में। और अगर ये मेरे घर में रह के कुछ कॉन्स्पिरेसी करेगा तेरे अगेंस्ट, तो मैं ये नहीं होने दूंगा। इंडिया ने चाइना को आश्वासन दिया कि ये जो तिब्बती आए हैं हम इनको केवल रहने की जगह दे रहे हैं, अगर ये यहां से कोई कॉन्स्पिरेसी करेंगे तो हम ऐसा करने इनको नहीं देंगे। बट चाइना तो चाइना ठहरा, उसने बोला ऐसे कैसे? जाओ। चाइना ने बेटा
एक्सपेंशन वाली पॉलिसी अपनाई रखी थी। उसने बोला चूंकि जो तिब्बत है, एक मिनट, क्या हो रहा है? जो एक्सपेंशन वाली पॉलिसी है तिब्बत, समझो बात को, लेकिन चाइना ने बोला कि ये तिब्बत का पार्ट था, अब तिब्बत हमारा है तो अब ये भी हमारा है। ये समझे यार, लाइक ये है इंडिया, इधर देखो, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया और ये वाला पोर्शन हो गया लद्दाख का। किसका? लद्दाख। अब चाइना का ये क्लेम है कि ये कभी तिब्बत के पार्ट हुआ करते थे। कौन सा? लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, ये किसके पार्ट हुआ करते थे? तिब्बत के। तो ये तिब्बत का पार्ट था, अब तिब्बत किसका है? चाइना का। तो ये भी किसका हुआ? चाइना का। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा नहीं था। इंडिया ने बोला कि इस बाउंड्री को कौन लाइक मार्क कर चुका है? ब्रिटिशर्स के टाइम पे बाउंड्री मार्क हो चुकी थी कि भैया इधर वाला एरिया उनका है और इधर वाला इंडिया का है एरिया। ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे मार्क हो चुकी थी बाउंड्री। जैसे ये बताओ, ये वाली लाइन किसने बनाई थी? ये वाली लाइन इस वाली लाइन को क्या कहते हैं जो बॉर्डर पे है? भूल गए बेटा? रेड क्लिफ। इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, और जो इंडिया अफगानिस्तान के बीच में है, उधर पाकिस्तान के बीच में बेसिकली हो गई, उसको बोलते हैं ड्यूरेंट। क्या बोलते हैं? ड्यूरेंट। और ये वाली लाइन है मैकमोहन। ठीक है, तो हमने बोला कि भाई ब्रिटिशर्स के टाइम में डिसाइड हो चुका था कि ये इंडिया का है, वो उधर तुम्हारा है। वो बोले हम नहीं मानते, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो 1962 में क्या कर दिया चाइना ने? अटैक कर दिया। अटैक दो जगहों से किया था, एक अरुणाचल प्रदेश से और एक इस वाले एरिया से। बहुत सारी स्टोरीज हैं इसकी। ठीक है, अटैक किया चाइना ने। नेहरू जी को ये था कि चाइना विल नेवर अटैक, चाइना हमारा क्या है? दोस्त है। बट पार्लियामेंट में बैठे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि चाइना आज नहीं तो कल अटैक करेगा। सांप को कितना भी पाल लो, एक दिन आकर के तुम्हें ही काटेगा। तो चाइना सांप निकला, उसने अटैक किया। अब यार ध्यान समझो, देश पे अटैक हुआ है तो इस टाइम जो देश का जो डिफेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर समझते हो? जो पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है देश की, वो कहाँ बैठे हुए हैं? कृष्णा मेनन लंदन में। कहाँ बैठे हैं? वहां सर्दियां एंजॉय कर रहे हैं, गोली में उनके साथ चाय पी रहे हैं। ठीक है, और यहाँ चीन ने अटैक कर रखा है। नेहरू जी अपना गुलाब लेकर के कुछ अलग मजे ले रहे हैं। अब करें क्या? हमारे जो सोल्जर्स हैं बेचारे यहाँ पे, इनके पास लाइक बर्फ पड़ रही है, इनके पास जूते नहीं है। आप लोग स्पोर्ट्स शूज पहन के जाते हो? स्पोर्ट्स शूज में पीटी शूज स्कूल में, अरे भाई लखानी वाला है ना, सफेद वाला। ठंड के टाइम दिल्ली में ऐसा लगता है कि अंदर जम रहे हैं पैर, चलते नहीं जल्दी। सोचो बंदे बर्फ में वो वाला जूता पहन करके बैठे हुए थे। कौन? इंडियन आर्मी के सोल्जर्स लड़ लेते। वो ऑटोमेटिक मशीन गन्स लेके आए, फिल्मों में देखा है, दबाते खट ऐसा मारते हैं। वो अलग बात है, हमारे हीरो को भी गोली नहीं लगती, लेकिन रियलिटी में गोलियां लगती हैं, तगड़ी लगती हैं। और हमारे पास कौन सी है? डाकू नहीं, उस पर ऐसे लगा के आते थे बेल्ट सी, दो गोली निकाली, खट धुम। जब तक तुम ये करोगे, उसने एक निकाला, थर घूम दिया। बहुत मुश्किल है लड़ना, बहुत मुश्किल है। फिर इतनी आर्मी नहीं है, राशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? और जो इस फ्रंट के जो लीडर थे, लीडर का कहने का मतलब है आर्मी के जो लीडर थे, जिनको इस फ्रंट पे वॉर लड़नी थी, अपने सोल्जर्स को मोबिलाइज करना था, आगे भेजना था, वो थे नेहरू जी के रिश्तेदार, है ना, सैया कोतवाल। डर किस चीज का? ये बताओ। अगर तुम्हारी मम्मी या पापा पुलिस में हो ना, दिल्ली पुलिस में, लाइसेंस टेस्ट छोड़ दो, तुम हेलमेट कुछ लेके घूमोगे, आगे निशान बनवाओगे वो वाला ऐसा सा, इधर नीला और इधर कौन सा होता है?
लाल, नीला और लाल वाला निशान लेके घूमोगे स्कूटी या कार के आगे, होता है। तो यहाँ का जो बंदा है वो नेहरू जी का रिश्तेदार है, उसने बोला मुझे है बुखार, मैं जा रहा हूँ दिल्ली। सोचो जिसको वॉर लड़नी है, जहाँ पे मेन ऑफिसर, वो कहाँ पहुंच गया, दिल्ली। वॉर लड़ी जाएगी। अब ऐसे में इंडिया ने अप्रोच किया किसको, यूएसए और यूके को, कि बचाओ, मार रहे हैं चीनी। वो बोले लड़ो। याद करो जब हमने तुमसे कहा था कि जो छोटा वाला ताइवान है इसको मान्यता दे दो, तब तुमने क्या कहा था, नहीं हम तो बड़े वाले भाई को मानेंगे। मानो। फिर अमेरिका याद दिलाने लग गया इंडिया को, याद है हम आपके पास आए थे, कैपिटलिज्म अपना लो, पूंजीवादी वाली गवर्नमेंट बना दो। तुम कह रहे थे नहीं, हमको कुछ अलग ट्राई करना है, अलग ट्राई करो। तो बहुत ही ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ी थी इंडिया को। ह्यूमिलेशन समझते हो यार, बेइज्जती, बहुत ही बेइज्जती फील करनी पड़ी थी इंडिया को, बहुत बेइज्जती फील की। बट हाँ, फिर एक नेशनलिज्म हमारे अंदर आया। नेशनलिज्म का मतलब है कि जैसे उस वॉर पे गाने बने और कुछ मूवीज बनी, है ना, तो फिर उससे क्या हुआ कि देश में एक लाइक लहर आई कि अब कुछ भी हो जाए, अब हम देश को झुकने नहीं, मतलब इस तरीके से एक लहर बनी कि हाँ कुछ भी हो जाए, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, अब हम अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम अच्छे से करेंगे। तो हालांकि कृष्णा मेनन को इस्तीफा देना पड़ा, नेहरू जी काफी ह्यूमिलेट हो गए, लोगों का बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, और यही सब धक्का उनको लगा, और धक्का लगते लगते बेचारे 1964 में निकल लिए। ठीक है, तो ये था हमारा इंडिया के चाइना के साथ रिलेशन 1962 तक। 1967 में एक छोटी सी वॉर और होती है। 67 में छोटी सी, बहुत ही छोटी कॉन्फ्लिक्ट होती है, हालांकि उसमें इंडिया जीत जाता है, बहुत छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी। उसके बाद क्या होता है, 1970 के बाद 1970-80 चाइना जो है ना थोड़ा सा कैपिटलिज्म की तरफ झुकता है। कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद। वो अपनी मार्केट को ओपन कर देता है, कहता है आओ मेरे यहाँ सामान बेचना है बेचो, फैक्ट्री लगानी फैक्ट्री लगाओ, अपने आप को खोल देता है। यानी वो अमेरिका जैसी सिद्धांत पे चलने लग जाता है। हालांकि उसका जो तरीका है अपने देश को चलाने का वो वही है, लेकिन अपनी मार्केट के लिए उसने क्या, दूसरे लोगों को एक्सेस दे दिया कि हाँ अब तक मेरे गली के दरवाजे बंद थे बट अब खुल गए, आओ सामान बेचो और प्रॉफिट लो और दो। तो 1970 में जब चाइना ने क्या किया, अपने गेट्स ओपन किए, ये काम इंडिया ने 1991 में किया था, याद है, एलपीजी रिफॉर्म्स, है ना, याद है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये हमने 1991 में किया था, चाइना 1970-80 में कर चुका था ये। इसीलिए चाइना आज हमसे इतना आगे है। अगर हम भी उस टाइम पे ऐसा कर देते तो शायद आज हम भी आगे होते। तो चाइना को समझ में आ गया कि अब अगर हमको व्यापार करना है, अपने आप को बढ़ाना है, तो ये ऐसी छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट में उलझ करके कुछ नहीं होने वाला। क्या करो, व्यापार पे फोकस करो। फिर 1995 के आसपास इंडिया चाइना में एक और पैक्ट साइन हुआ कि देखो ये वाला एरिया डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड होने का मतलब क्या है कि इस वाले एरिया में दिक्कत है, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में दिक्कत है। तो ऐसा है, हमारे जो सोल्जर्स है ना, वो जब पेट्रोलिंग करने आएंगे, पेट्रोलिंग करने का मतलब है देखने अपना अपना, तो किसी के हाथ में भी हथियार नहीं होगा। हथियार ना होने का मतलब है कोई भी हथियार नहीं चलाएगा। यार एक बात समझो, गली के सामने दो लोग रह रहे हैं, ठीक है, एक लड़का घर से निकला, दूसरा घर से निकला, दोनों हाथ में डंडा था, अपना डंडा था, बहस हुई तो डंडा चल गया, दोनों भिड़ गए आपस में, फिर मम्मी पापा आए वो भी भिड़ गए, यही होता है ना। लेकिन अगर वही डंडा ना हो तो वो गाली देगा, वो भी गाली देगा, गाली दे के दोनों निकल लेंगे, मतलब किसी की जान मान की हानि नहीं होगी, है ना। तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ कि भाई अब हम हथियार नहीं चलाएंगे, हथियार बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। और वो एग्रीमेंट आज तक चलता रहा है। आप तो सुना 2020 में गलवान वैली क्लैश, 2020 में यहाँ पे एक रिवर है, उस रिवर के आसपास इंडिया और चाइना सोल्जर्स की भिड़ंत हो गई, जिसमें इंडिया के 20 सोल्जर, चाइना के 45 सोल्जर मर गए थे, ऐसा अनुमान है, 45 से ज्यादा ही थे। कैसे मरे थे पता है, लड़ कैसे रहे थे वो आपस में, अब हथियार तो ले नहीं सकते, तो वो क्या कर रहे थे, उन्होंने बेसबॉल का बैट होता है बेसबॉल वाला, वो उसमें कटीली तार लपेट के लाए थे चाइना वाले, और अद्धे पत्थर, बड़े वाले कम थोड़ी हमारे, उन्होंने उठा लिए अद्धे, वहाँ नदियों में रहते ही उठा लिए अद्धे 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 चलने लग गए। अब यार वहाँ पे ना लाइक पहाड़ के बगल में छोटा सा रास्ता होता है, नदी का बहाव बहुत तेज होता है, और उसमें क्या है, जब आप गुत्थम गुत्थी कर रहे हो, अब यहाँ तो हमें बचपन से गुत्थम गुत्थी सिखाई जाती है, घर में भाई बहनों के साथ, स्कूल में दोस्तों के साथ, ये तो होता है। स्कूल में हम क्या बनाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं,
कि लगतम लगती खेलेंगे, ऐसे हाथ पीछे बांध लेते हैं और एक दूसरे में लाती लाती है ना। आपको ये जो हमारी सभ्यता है ये गुम होती जा रही है, अब इस सभ्यता का अंत होने की कगार पे है। वरना बचपन में सब लोग बहुत खेलते थे, चप्पल बजाई, एक दूसरे में चप्पल निकाल के चप्पल ही चप्पल बज रहे हैं। वो पिट्टू आता था बॉल, तो उसको भी तो मारते ही थे। और क्या मतलब मारना तो हमको बचपन से सिखाया गया है। हमारी माँ हमको सबसे पहले वो सोल्जर बनाती है, क्या बेलन, झाड़ू, वाइपर, इससे वो मारना सिखाती है और हमें बचना भी सिखाती है। आप ध्यान से देखो, जैसे झाड़ू लगता है हम ऐसे हो जाते हैं टीचर के सामने जैसे वो करता है, टीचर ऐसे ऐसे स्केल ला हाथ ला, तो ऐसे ऐसे अपने आप होता रहता है यू करके। तो जैसे वो नीचे जाता है लगता कम है लेकिन हम चिल्लाते जाता है ओह सर, ताकि टीचर को रहम आ जाए। तो ये तो हमें बचपन सिखाया गया है, यहाँ के बच्चों की नस नस में है ये। और वो सांप केचुआ खा के बड़े हुए हैं तमीज से, तो हमने बस ऐसे लपेटा, स्वाहा नदी में कूद गए। अब कूद गए तो बेचारे हमारे मर गए। तो देखो ना आप, वो देखो रेशो देखो 20:45। तो अगर मैं काटूं तो 1:2 आएगा ना। तो आप समझो एक बंदा जो है 2 बंदों को लेके कूदा होगा मारने के लिए, तो एक बंदे ने 2 बंदे मारे, वो खुद भी लाइक शहीद हो गए। बट हाँ ये चीज हुई, लेकिन अब देखो हथियार नहीं चला। 45 उधर 20 इधर मारे, लेकिन गोलियां एक भी नहीं चली। इंडिया और चाइना का ट्रेड सबसे ज्यादा होता है, ये भी याद रखो आज के टाइम। इंडिया अगर सबसे ज्यादा किसी के साथ व्यापार करता है तो वो चाइना है। $100 बिलियन से ऊपर का ट्रेड है इंडिया और चाइना का, $100 बिलियन से भी ज्यादा। आप समझ रहे हो। दूसरे नंबर पे आता है अमेरिका, जिसके साथ हम लोग ट्रेड करते हैं। तो कुछ खट्टे और कुछ मीठे रिलेशन है हमारे चाइना के साथ, ठीक है। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहां पे चाइना और हम एक साथ हैं, जैसे ब्रिक्स। अब ब्रिक्स में कौन है? इंडिया है। भाई ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। उसी तरह SCO, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी पार्ट है। और बहुत सारे डिफरेंट फोरम्स का पार्ट है इंडिया और चाइना, आपस में मिलकर कोलैबोरेशन करते हैं, ट्रेड होता है। अब आप देख लो जितनी भी चीजें होंगी मैक्सिमम इस रूम के अंदर, मैं कह सकता हूँ 40 to 60% चाइना है। अरे छोड़ो यार ये फोन, मैं ऐसे दिखाऊंगा, मतलब ये फोन आप सबके पास यही यूज करते होंगे, ओप्पो, वीवो, रियलमी, शोमी, टचमी, जो भी नाम है मीमी करके, ये सारे क्या है? ये मतलब एक ही मतलब नाम अलग अलग है। आता है गंगाधारी शक्तिमान है, तो ये चाइना के प्रोडक्ट है, OnePlus सारे। तो बेसिकली हम लोग ट्रेड यहीं के साथ कर रहे हैं। इंडिया में सबसे बड़ी मार्केट फोन की अगर है किसी की तो किसकी? चाइनीज कंपनी की। जो पेपर वगैरह हम लोग सस्ते पेपर यूज करते हैं ना, लाइक यहाँ पे तो अच्छे पेपर है जो भी यूज करते हैं चाइना से आते हैं। जो दीवारों पे ये सब जो लग रहे हैं, ये सब चीजें जो भी आप देख रहे हो सब चाइना से इम्पोर्ट होती है, क्योंकि बहुत सस्ता बना देता है। आपने देखा पहले दिवाली के टाइम आती थी छुटपुटिया वाली, पट्टा मारो गोल सी लगा करके पट्टा 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 लगती थी। अब दूसरी तरीके की आती है, अब उसको ऐसे तोड़ो, ऐसे गोल गोल से होते हैं, उसमें डालो, घट्टे देनी बंद करो, फिर लगता है राउंड वाला, पूरा फील देता है हमें बंदूक। जब ये चली थी तो मैं स्कूल में था, तो लड़का था कन्हैया, बहुत छोटा था मेरे से हाइट में, तो मेरे को ना मारने के लिए जो है वो मार तो सकता नहीं था, तो उसकी कुछ वैसी हो गई थी मेरे से, तो डायरेक्ट तो मार नहीं सकता था, तो बंदूक लाया था मुझे मारने के लिए। उस बंदूक क्या करने का रॉकेट भी लगता है, अगर आपको पता हो तो। वो रॉकेट लगा के वो रॉकेट सूम करके ऐसे जाता है, तो वो रॉकेट लाया था मेरे को मारने के लिए। मेरे को किसी चीज ने बताया कि भाई तेरे रॉकेट लाया मारने के लिए। 7th में थे, हम कह सकते हो 7th में भी हम इतने बड़े मूर्ख थे। तो वो लाया, मैं समझ गया मैंने आज ये रॉकेट मारेगा, कि कुछ नया अस्त्र लाया है। मैंने उसको बाहर ही पकड़ लिया, उसका हाथ पकड़ लिया मैंने कहा दिखा भाई तू बंदूक दिखा। वो कह रहा तू मेरी बंदूक क्यों लेगा? मैंने कहा भाई बंदूक दिखा। फिर उसने निकाला जेब से, ऐसे कट्टा निकाल लो, तो मैं रॉकेट पहले से फिट थी, तो कह रहा हट हट हट, मैंने उसकी रॉकेट चला दी। उसके पास एक ही थी, चला दी मैंने कहा मार। तो लाइक चाइना ने बहुत कुछ किया है। देखो यहाँ पे एक लड़ाई होते होते बचा दी उसने, सॉरी लड़ाई होते होते बच गई, क्योंकि अगर वो रॉकेट मार देता तो बताओ मैं क्या करता? मैं फिर देसी अस्त्र निकालता, जूता, डंडा, कुछ और। तो ये सब चीजें हैं। तो इंडिया और चाइना जो हमारा रिलेशन है, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, बट ज्यादातर थोड़ा खट्टा ही रहा है, मीठा थोड़ा कम है, क्योंकि चाइना के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। हमारा सॉरी चाइना का मतलब अगर हम उनको 20 रुपए का सामान बेचते हैं तो उनसे 100 रुपए का सामान खरीदते हैं।
मतलब वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है हमसे, हम कम कमाते हैं, ठीक है ना। ये चाइना और इंडिया का रिलेशन था। अगली क्लास में इंडिया पाकिस्तान पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, पढ़ेंगे जो नालायक हो गया है।